ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम सीखेंगे अकाउंटिंग फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स, लॉसेस एटसेट्रा इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। मतलब जब एक नए पार्टनर का आप एडमिशन करते हैं फर्म में, तो उस टाइम फर्म के पास जो भी प्रॉफिट्स हैं, रिजर्व्स हैं, लॉसेस हैं, उनको किस तरह से एडजस्ट किया जाएगा। मान लो ए एंड बी, दे आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profits and losses in 2:1 रेशियो। ठीक है, उनके जो बैलेंसेस हैं दे इंक्लूड, मतलब फर्म में दे हैव से P&L बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस है मान लो, मतलब प्रॉफिट्स हैं 50,000 के, जनरल रिजर्व है मान लो 60,000 का। ठीक है, इसके अलावा दो और स्पेशल रिजर्व्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और दूसरा होता है वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व। ठीक है, इनके सपोज आपके पास बैलेंसेस हैं 20,000 एंड 20,000। ठीक है, ये बैलेंसेस इनके आ गए। यहां पर एक स्टार मार्क है। स्टार मार्क इसलिए है कि इनके अमाउंट्स लिखते हुए ना हमें कुछ और रूल्स भी ध्यान में रखने होते हैं। मान लो उन रूल्स के बाद इनके बैलेंसेस ये हैं। ठीक है, अब इनके पास कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी हो सकते हैं। सपोज इनके पास लॉस है इन द फॉर्म ऑफ से एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस इनकम। मान लो 15,000 का एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, कोई और भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है। ठीक है ना, और P&L का क्रेडिट की जगह डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। सो इनके पास कुछ हैं प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स और कुछ इनके पास हैं लॉसेस एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ठीक है, सो ये जो आपके पास बैलेंसेस हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तो इनको किस तरह से एडजस्ट करें। सो इनको एडजस्ट करने के दो मेथड्स हैं। जैसे हमने सीखा था एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म, व्हेन वी हैव चेंज इन द रेशियो। जब रेशियो में चेंज होता है उस टाइम पर भी हमने ये वर्किंग सीखी थी, यहां पर भी सेम वर्किंग है। इसीलिए मैं बार बार आपको बता रही हूं कि जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, चाहे आपके पास हो चेंज इन रेशियो, या हो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, या हो रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, इन चारों केसेस में जब भी आपकी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, हमारे पास 5 सेट ऑफ एडजस्टमेंट्स है। कैलकुलेशन ऑफ रेशियो, गुडविल, थर्ड इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स एंड लॉसेस, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एंड फिफ्थ क्या है हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट, जिसमें आप कैपिटल को रेशो में एडजस्ट करना चाहते हो। ये पांचों वही रहने वाली हैं। तो यहां पर भी हमारे रूल्स बिल्कुल वही हैं। क्या है इसका एक मेथड है कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो सारे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। सो डिस्ट्रीब्यूट ऑल प्रॉफिट्स, रिजर्व्स, लॉसेस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, DRE। इसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, या कोई भी लॉस हो, सबको बांट दो। इसका रीजन क्या है कि जब आप दो पार्टनर हो, मान लो A और B दो पार्टनर हैं, तो ये जो प्रॉफिट्स हैं या ये जो लॉसेस हैं, ये तो पिछले पीरियड के हैं ना, ये तो बैलेंस दिया है ना। बैलेंस का मतलब है कि अगर ये से बैलेंस है 1/4/2020 का, तो ये रिजर्व आपने आगे तो नहीं बनाने, ये तो पहले से आपने जोड़े हुए हैं। अगर इस डेट को आप एडमिट कर लेते हो C को विद से 1/5 शेयर, अगर आप अब C को 1/5 शेयर के साथ ले लेते हो, तो जब आपकी फर्म आगे चलेगी, तो अगर इनका कुछ नहीं करोगे तो ये क्या होगा, आज से मान लो 3 साल बाद आपकी फर्म बंद हो रही है या आप अपने प्रॉफिट्स बांटते हो, तो उस टाइम पर तो C कहेगा मेरा शेयर है उसको दो। लेकिन ये आपने अर्न किए हैं किसने, A और B ने। तो वाई शुड यू शेयर दीज विद C से क्यों शेयर करोगे, C तो आज की डेट में आ रहा है ना। तो इस डेट के बाद से जितने भी प्रॉफिट्स अर्न होंगे, जितने भी रिजर्व्स क्रिएट होंगे, उसमें C का शेयर बनेगा, इससे पहले नहीं बनेगा। तो इसका सिंपल सा तरीका क्या होता है कि जो भी प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स हैं जिसको बिलोंग करते हैं ना उसको दे दो,
तो ये किसने अर्न किए? ये अर्न किए उस टाइम पर जब ए और बी पार्टनर थे। ये पिछले बैलेंसेस हैं, प्लीज रिमेंबर ये बैलेंसेस पिछले हैं। तो हमारा पहला तरीका क्या होता है कि सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो हम क्या करेंगे? ऑल प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, मतलब जिसमें आपका P&L अकाउंट भी आ जाएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट भी आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी आ जाएगा, ठीक है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व भी आ जाएगा। तो जितने भी रिजर्व्स हैं इन सबको आपको बांटना है। बांटने का मतलब होता है कि ये आपके पास बुक्स में क्रेडिट बैलेंसेस है। रिजर्व्स हमेशा लाइबिलिटी साइड क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसको खत्म कर दो। क्रेडिट को खत्म करने का तरीका क्या? डेबिट करना। तो इनको क्लोज कर दो। अब ये किसको दे देंगे? ओल्ड पार्टनर्स, मतलब जो अब तक पार्टनर्स थे उनके कैपिटल या करंट अकाउंट में जितने भी अमाउंट्स हैं ये उनकी ओल्ड रेशो में बांट देंगे। तो प्रॉफिट्स को बांट दो। इसी तरह से जो लॉसेस हैं, लॉसेस के बैलेंसेस होते हैं डेबिट। बाय डिफॉल्ट हमारे सारे लॉसेस के डेबिट बैलेंस होते हैं। तो डेबिट बैलेंस को क्लोज करने का तरीका है कि क्रेडिट कर दो। तो जब आप लॉसेस को क्लोज करोगे, तो जैसे P&L का मान लो आपके पास डेबिट बैलेंस है, वो लॉस है, उसे क्लोज करने का तरीका है उसे क्रेडिट कर दो। आपके पास डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं, तो जितने भी आपके डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं उन सबको क्लोज करना है, तो सबको क्रेडिट करो। अब ये किसको देने हैं? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को, क्योंकि ये उनके टाइम पर अर्न किए हैं, उनके टाइम पर इनकर हुए हैं। तो इनको दे देंगे हम ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में। तो उनके अकाउंट कौन से होते हैं? या तो कैपिटल अकाउंट होता है या फॉर्म में वो करंट अकाउंट बना रहे होते हैं। सो ओल्ड रेशो में, ORS ओल्ड रेशो में ये सारे बांट दोगे, ठीक है ना। तो ये पहला तरीका है। इसमें अब इसका इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट है ऑल दीज बैलेंसेस, ये जितने भी बैलेंसेस हैं दे आर क्लोज्ड, सो दीज विल नॉट अपीयर। अब ये अपीयर नहीं करेंगे कहां पर? बैलेंस शीट में। इसके आगे ये बैलेंस शीट में नहीं आएंगे क्योंकि आप इन्हें क्लोज कर चुके हो। तो जैसे इस क्वेश्चन में है कि AB के दो पार्टनर्स थे, 2:1 रेशो में शेयर अपना करते थे प्रॉफिट्स और लॉसेस को। तो अब उनके जितने भी रिजर्व्स हैं, जितने भी प्रॉफिट्स हैं, वो सब उनको आपको देने हैं। तो आप इसकी एंट्री क्या करोगे? आपके पास प्रॉफिट्स कौन कौन से हैं? सो अंडर मेथड 1 हम क्या करेंगे? हमारे पास प्रॉफिट है P&L बैलेंस, तो इसे क्लोज करने के लिए डेबिट करो। जनरल रिजर्व का बैलेंस क्लोज कर दो, डेबिट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का बैलेंस डेबिट, क्लोज कर दो। वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व का बैलेंस डेबिट, क्लोज कर दो। तो ये सारे क्लोज हो गए और किसको दे देंगे? A और B को। सो उनके कैपिटल अकाउंट में जाएगा, क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मानते हैं, मतलब सब कुछ कैपिटल में एडजस्ट होना है। बट अगर ये आपके फिक्स्ड कैपिटल होती तो करंट अकाउंट में चला जाता। तो कितना अमाउंट हो गया आपके पास? 1,50,000। तो रेशो क्या है? 2:1 AB की रेशो। तो 1,50,000 का 2/3 A को और 1/3 B को मिल जाएगा। तो ये आपने बांट दिए रिजर्व। अब क्योंकि आपने बांट दिए, खत्म कर दिए, तो अब बुक्स में नहीं आएंगे। तो इसके बाद अगर हम बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें ये रिजर्व्स नहीं आएंगे, बट उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, ठीक है ना। सेकेंड क्या है आपके पास? है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अब ये एक लॉस है, तो जब हम पार्टनर्स को लॉस देते हैं तो उनकी कैपिटल कम हो जाती है। सो उनकी कैपिटल में से लॉस को डेबिट करते हैं। ये बहुत बेसिक रूल्स हैं जो आप अब तक पढ़ के आ रहे हो, है ना। सो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 15,000 था। अगेन रेशो क्या है? 2:1। इनकी रेशो है 10,000 और 5,000 में बट गए। मान लो इसमें B कहते हैं कि बांटने की क्या जरूरत थी, पड़े रहने दो, बिजनेस में तो है। लेकिन होगा क्या? आज की डेट के बाद C पार्टनर बन गया है, अब एक नई रेशो आ जाएगी। तो मान लो आफ्टर 2 इयर्स आप सोचते हो कि अब रिजर्व की क्या जरूरत है, इसको क्लोज करते हैं। तो उस टाइम पर तीनों पार्टनर्स हैं, न्यू रेशो है, तो वो तो तीनों में बटेगा।
ठीक है ना, 1/5 शेयर सी ले जाएगा, बाकी आपको मिलेगा। तो आपका नुकसान हो गया ना। जो प्रॉफिट, जो रिजर्व आपने अर्न किया था सम टाइम बैक, वो किसी और को क्यों मिले, तो ये आपको मिलना चाहिए। तो इसका एक तरीका है कि जो बाद में देना है उसे अभी दे दो, क्लोज कर दो। अब इसका सेकेंड मेथड क्या है कि हम इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं विद एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि हमें इनको अकाउंट करना है थ्रू सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। इस केस में क्या करते हैं, हम इसे बांटते नहीं है। बांटने की जगह क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। मतलब आप पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स को एडजस्ट कर देते हो। जैसे आप अभी देख लेते हो कि क्योंकि सी को 1/5 देना पड़ेगा, आज से कुछ साल बाद जब भी इसे बांटेंगे सी को 1/5 देना पड़ेगा। तो सी क्या करेगा, 1/5 अमाउंट कैश में ले आए या अपनी कैपिटल में से वो अभी ए और बी को दे दे। तो ए और बी को अपना प्रोपोर्शनेट अमाउंट जो डिफरेंस है वो मिल जाएगा। जो उनको सी को देना पड़ रहा है वो सी ला के जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं उनको दे दे, क्योंकि ए और बी ने सेक्रीफाइस किया है ना। जैसे सी को जब 1/5 शेयर मिल रहा है तो ए और बी तो दे रहे हैं। ए और बी जहां पहले पूरा प्रॉफिट बांटते थे, अब उनको 4/5 प्रॉफिट मिलेगा। तो जो वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं सी के लिए, जितना उनको शेयर कम मिलेगा उतना ही रेशो में सी अमाउंट ले आएगा और ए और बी को सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट देगा। तो इस केस में हम क्या कहते हैं, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट। एडजस्टमेंट एंट्री हमारी हमेशा होती है गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट। गेनिंग पार्टनर देगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को मिलेगा। अब इस केस में क्योंकि एक नया पार्टनर आया है तो हमारा जो गेनिंग पार्टनर है वो होगा न्यू पार्टनर। सो न्यू पार्टनर जो कि गेनिंग पार्टनर है उसके कैपिटल या करंट अकाउंट में से ये पैसा निकालो और वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, कॉन्सेप्ट वही है जो हमने पिछले चैप्टर में किया था, बट यहां पे क्या है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन से हो गए हैं, ओल्ड पार्टनर्स, उनके कैपिटल या करंट अकाउंट में दे दो। तो क्या करेंगे, न्यू पार्टनर्स शेयर इन नेट बैलेंस। ये जो नेट इफेक्ट है इसमें न्यू पार्टनर का शेयर लेंगे इज गिवन टू ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। जैसे अगर ये हमारे रिजर्व्स हैं, ये सारे प्रॉफिट्स हैं, तो प्रॉफिट्स का सम हो गया 1,50,000 और ये एक लॉस है। सो नेट इफेक्ट हम सॉल्व कर लेंगे। नेट इफेक्ट आ गया 1,35,000। यही यहां पर था ना, कुछ बट गया, कुछ लॉसेस कट गए, नेट इफेक्ट इतना है। तो अगर ये चीजें हम आज नहीं बांट रहे हैं, बाद में बांटना चाहते हैं, तो इसमें सी को 1/5 शेयर मिलेगा, इनको कम मिलेगा। इसका मतलब न्यू पार्टनर का जो शेयर है वो कितना हो गया, 1,35,000 में से न्यू पार्टनर 1/5 शेयर लेके जाएगा। सो 27,000 सी को मिल जाएगा। इसका मतलब ए और बी को कम मिलेगा। तो जो उन्हें फ्यूचर में कम मिलना है बिकॉज ऑफ सी, ये कॉम्पनसेशन उन्हें अभी कर दो। तो जितना उन्हें कम मिलना है, क्योंकि जो सी को मिलना है उतना ए बी को कम मिलना है, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। अब तक क्या था, ए और बी को पूरे अमाउंट में शेयर मिल रहा था, ये पूरा अमाउंट उनका था। ये चाहे आपका 1,50,000 हो या लॉस हो, ये पूरा अमाउंट उन्हें मिल रहा था। लेकिन अगर आप अब नहीं बांटते हो, आप अब नहीं बांटना चाहते, आप कहते हो लेट इट बी कंटिन्यूड, आप उसे बाद में बांटते हो, तो जब बाद में बांटेंगे तो सी भी आ जाएगा अपने 1/5 शेयर के साथ। तो उस टाइम पर इसमें सी को अपना हिस्सा मिलेगा, कितना मिलेगा, 27,000। नेट इफेक्ट में सी का शेयर हो गया 27,000। सो जो उसको मिलेगा, इसका मतलब आपको कम मिलेगा, अब बाकी आपको मिलेगा ना। तो जो सी का शेयर है जो उसे बाद में मिलेगा, उतनी कॉम्पनसेशन वो अभी ए और बी को दे देगा। सो सी के कैपिटल अकाउंट में से इतना पैसा निकाल देंगे, 27,000 उसका शेयर, और ये ए और बी को दे देंगे। इससे क्या है कि जो बाद में जाके इनको कम पेमेंट होनी है, ये रिजर्व्स में उनको जो कम शेयर मिलेगा वो उनको अभी कॉम्पनसेट कर दिया। जैसे आप लॉजिकली सोचो, मान लो आपके पास 100 रुपीज है, ठीक है, आप दो बिजनेस में पार्टनर हो। अब आप मान लो हम इक्वल ही मानते हैं, ठीक है, 50-50 मिल रहा है। अब सी को ले आए आप नए को, उसको दे रहे हो 1/3 शेयर। अब क्या होगा, अब
बाद में अगर यही अमाउंट बटेगा तो 1/3 ऐसे बटेगा बराबर 3 हिस्सों में। इसका मतलब ये जो 33 सी को मिला आपको कम मिला ना, आपने कितना सेक्रीफाइस किया सी के लिए, इसने 16 और यहां पर 17, ये थोड़ा सा फ्रैक्शन की वजह से है। सो आपका सेक्रीफाइस कर दिया आपने अपना कुछ शेयर सी के लिए। तो जो पेमेंट सी को बाद में देनी है वो सी अभी ले आए। ये होता है कॉन्सेप्ट एडजस्टमेंट एंट्री का, कि जो गेनिंग पार्टनर है उसने जितना फायदा उसको मिलना है उतना ही अमाउंट वो अभी पे कर दे, ताकि ये 33 है, मान लो ये इनको बराबर बराबर 17 और 16 इनको दे देते हैं, क्योंकि इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो इक्वल है। तो हमने इक्वल में राउंड ऑफ कर दिए। वैसे 16.66 मिलेगा तो वो राउंड ऑफ कर दिया, 1 रुपी का डिफरेंस उसकी वजह से है। तो इससे क्या हो जाएगा, ऑन द होल जो टोटल पेमेंट है ए की 50 और 50 हो जाएगी। तो कॉम्पनसेट हो गए ना, ताकि फ्यूचर में जब ये अमाउंट बटेगा तो कोई नुकसान नहीं होगा। सो 27,000 को सेक्रीफाइसिंग रेशो में वो ए और बी को अभी पे कर देगा, ताकि फ्यूचर में जब पेमेंट हो तो इनको नुकसान ना हो। एडजस्टमेंट एंट्री का कॉन्सेप्ट हमेशा से यही है। जब भी ये एडजस्टमेंट एंट्री होती है इसका कॉन्सेप्ट यही है कि जो गेनिंग पार्टनर है, जिसको फायदा मिलना है फ्यूचर में, वो उतना अमाउंट अभी दे दे। नहीं, आपको फ्यूचर में एक्स्ट्रा मिलना है, उसके लिए आपने एफर्ट नहीं किया है। आपने मतलब सी को जो 1/5 शेयर के साथ लेके आ गए हो, तो सी ने इसको तो अर्न नहीं किया था ना, ये तो आपने पहले अर्न किया हुआ है। तो इसमें अगर सी को शेयर मिलना है तो वो अपना हिस्सा अभी लाके कॉम्पनसेट कर दे। तो इससे क्या होगा, फ्यूचर में सी को उतना ही शेयर मिलेगा जितना उसने यहां पर पे किया है। सो 27,000 उस टाइम सी को मिल जाएगा। तो बेनिफिट जो है नेट उसका कैंसिल हो गया, क्योंकि उसने दे दिया, बाद में उसे मिलेगा। तो नेट इफेक्ट उसके लिए 0 है, और वो वही होना चाहिए क्योंकि उसको तो मिलना ही नहीं था। सो हमारे एडजस्टमेंट एंट्री का कॉन्सेप्ट ये होता है कि गेनिंग पार्टनर से सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पेमेंट कर दी जाती है। सो ये 2 मेथड्स हैं, ठीक है। इसमें आपने सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री की। अब क्योंकि एंट्री करते हुए आपने बैलेंसेस को तो टच नहीं किया, आपने अकाउंट को तो क्लोज नहीं किया। सो यहां पर इफेक्ट क्या होगा, ऑल सच बैलेंसेस शैल अपीयर। अब ये आपके बैलेंसेस अपीयर करेंगे इन बैलेंस शीट, क्योंकि हमने इन्हें टच नहीं किया है, हमने इन्हें क्लोज नहीं किया है। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, ठीक है। सो एक केस है बांट दो, बांटने से ये बैलेंस खत्म हो जाएंगे, तो कमिंग बैलेंस शीट में ये आएंगे ही नहीं, किस्सा खत्म हो गया। दूसरा क्या है, आप बांटो नहीं, आप सिर्फ नेट इफेक्ट ले लो कि इतना नेट इफेक्ट पड़ने वाला है। तो जो गेनिंग पार्टनर है, जिसको फायदा मिलने वाला है फ्यूचर में, जिसको ये मिलेगा, अब नहीं मिलना था, अभी थोड़ा ना देना था, फ्यूचर में बांटोगे तो वो भी लेगा। तो जितना उसको मिलना है उतनी पेमेंट, मतलब अपना शेयर, न्यू पार्टनर्स शेयर इन नेट बैलेंस, वो लेके आएगा और वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को बांटेगा। तो हमें क्या करना है, पहला स्टेप कैलकुलेट क्या करेंगे, कैलकुलेट नेट इफेक्ट। जितने भी प्रॉफिट, रिजर्व्स या लॉसेस हैं उनका नेट इफेक्ट कैलकुलेट करो। नंबर 2, कैलकुलेट न्यू पार्टनर्स शेयर, न्यू पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करो। नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूट इट इन ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो इसको ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट दो। तो ये 3 स्टेप इसमें हमें लेने होते हैं। क्या स्टेप्स हैं, फिर से नेट इफेक्ट देखो कितना नेट इफेक्ट है, मतलब प्रॉफिट्स माइनस लॉसेस। नंबर 2, आप चेक करो कि न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, मतलब उसको कितना फायदा मिलेगा। अब वो फायदा आज की डेट में लेके आएगा और पे कर देगा ओल्ड पार्टनर्स को, तो उसको ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट देते हैं। सो न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर्स, न्यू पार्टनर्स शेयर इन नेट बैलेंस, और वो ओल्ड को किस रेशो में देंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो इस तरह से इसकी एंट्री होती है। अच्छा, यहां पर जब हम रिजर्व्स की बात कर रहे हैं तो कई बार हमारे क्वेश्चन में कुछ अमाउंट्स ऐसे होते हैं जिनके आगे फंड या रिजर्व वर्ड जुड़ा होता है, लेकिन वो रिजर्व नहीं होते हैं, वो बाय डिफॉल्ट या बाय नेचर। जैसे कुछ रिजर्व्स हैं, सपोज वी टेक अप एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। अब नाम आ गया फंड, जैसे रिजर्व फंड है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि ये भी तो फंड है,
लेकिन ये कौन सा फंड है? प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड वो होता है जो किसी भी एम्प्लॉय को उसके रिटायरमेंट के टाइम पर पे करते हैं। सो ये आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स नहीं है, मतलब ये नहीं लेने। इसी तरह से एक फंड होता है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस फंड। आप इंश्योरेंस कराते हो उनकी, उसका फंड होता है। दीज आर नॉट एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स। ठीक है, इनको नहीं लिखना है क्योंकि ये एक इंश्योरेंस पे मिलता है और एक उनके रिटायरमेंट के फंड्स है। ये एम्प्लॉयज के लिए हैं, ये लाइबिलिटीज हैं। ठीक है, सो ये हमारे कंपनी की फर्म की लाइबिलिटीज होते हैं, ये लाइबिलिटीज की तरह ही रहती हैं। इनको यहां पर नहीं लिखना है, इसीलिए रेड मार्क लगा दिया कि ये हमें क्या करने हैं, दीज आर नॉट रिजर्व्स, नहीं है, यहां नहीं आएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, साथ में हम रिवाइज करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। जो मैंने बताया ना कि यहां पर सिर्फ एक फाइनल बैलेंस आता है, ये बैलेंस शीट से नहीं पिक किया, एडजस्टेड बैलेंस है। स्टार का मतलब है एडजस्टेड बैलेंस। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट टाइम भी सीखेंगे। ऑलराइट, और जिसको ये थोड़ा सा समझना है तो वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इन रिजर्व्स वाली वीडियोस को फॉलो कर सकता है। वहां ये रिजर्व डिटेल में बता दिए थे कि किस तरह से इनको डील करते हैं। प्रोसीजर सारे वही रहेंगे, रिटायरमेंट में भी हम यही कर रहे हैं, डेथ में भी यही कर रहे होंगे वर्किंग। ठीक है, सो बेस वही है, बस थोड़ा थोड़ा सा चेंज आता है। सो कीप लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग, स्टे स्माइलिंग। थैंक यू।